हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 4 का यूनिट 14, जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग है जब दो या दो से ज्यादा लोग अपने आइडियाज, मैसेजेस या किसी फैक्ट्स, ओपिनियंस या फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि सामने वाला उसे प्रॉपरली समझे। तो अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं जो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन उन सबको कनेक्ट करता है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं है कि एक पर्सन ने मैसेज सेंड कर दिया। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला उस मैसेज को रिसीव करे, उसको समझे और उस पर रिस्पॉन्स भी दे। अगर ये तीनों स्टेप्स फॉलो नहीं होते, इनमें से कुछ भी मिसिंग है, तो कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। मीन्स कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब रिसीवर मैसेज को प्रॉपरली समझ ले और उस पर अपना रिस्पॉन्स भी दे। अगर सिर्फ मैसेज सेंड हो रहा है बट रिसीवर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। हम उससे जो अचीव करना चाहते हैं वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से एक्शन होना जरूरी है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड देन रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन का मेन एम होता है कि दोनों तरफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, जिसमें दोनों लोग सेम पेज पर हो। मीन्स कि सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना समझ में आए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस या इवन इमोशंस के थ्रू हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी टीम में लोग अपने आइडियाज क्लियरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उनका टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव होगा। ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन को एक स्ट्रॉन्ग टूल बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्पेशली मैनेजमेंट में। मैनेजर्स को बार बार अपने सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड दूसरे एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये इसलिए ज़रूरी है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्मूथली रन करता रहे। जब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन होती रहेगी तब तक कोई कंफ्यूजन या मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस की, अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रही है तो मैनेजरियल परफॉर्मेंस पर इसका बैड इम्पैक्ट होता है। मीन्स अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाता या उनका फीडबैक नहीं ले पाता तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल स्मूथली रन करते हैं। अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ ठीक से हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर होती है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल्स। हर लेवल पर ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की डेली एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहे। जैसे एक मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स के बीच कम्युनिकेशन होना जरूरी है सो दैट सभी चीजें प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड रहें। इसीलिए कम्युनिकेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये एक क्रूशियल पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली रन करने में हेल्प करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं। फर्स्ट इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। कम्युनिकेशन दो पार्टीज के बीच होती है, एक जो मैसेज सेंड करता है जिसे हम सेंडर कहते हैं और दूसरा जो मैसेज रिसीव करता है जिसे हम रिसीवर कहते हैं। दोनों का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों साइड से कोऑपरेशन ना हो तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। सेकेंड इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट। दोनों साइड्स मींस सेंडर एंड रिसीवर
को अपनी बात क्लियरली कन्वे करनी आनी चाहिए। सेंडर को अपना मैसेज इफेक्टिवली देना आना चाहिए और रिसीवर के पास एक्टिव लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। देन टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन का मोटिव सिर्फ मैसेज सेंड करना नहीं है, बल्कि ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें मैसेज सेंड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स मिलना भी जरूरी है। अगर रिसीवर ने मैसेज रिसीव करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। अनदर इज इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स काफी जरूरी होता है बिकॉज ये बताता है कि कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। अगर रिसीवर रिस्पॉन्स दे रहा है तो सेंडर को ये श्योरिटी मिलती है कि मैसेज प्रॉपरली डिलीवर हुआ है। इसलिए रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बली नहीं होती, मैसेजेस को हम रिटन फॉर्म में या सिंबल्स, साइंस या जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अनदर इज पर्पस। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। जब कम्युनिकेशन क्लियर होती है तो दोनों पार्टीज के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्टेब्लिश होती है जो उनके कॉमन एफर्ट को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक कॉमन गोल के लिए काम करना होता है और कम्युनिकेशन इसमें हेल्प करती है। देन कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस में ये जरूरी है कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डेली एक्टिविटीज के लिए कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पर होती रहे। देन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। वर्टिकली मीन्स टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, हॉरिजेंटली मीन्स सेम लेवल्स पर जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एंड डायगोनली ऑल्सो जो डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स के बीच होती है। जैसे एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। Our next topic is process of communication. Communication process में कुछ की स्टेप्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। So let's understand these steps. First is clear perception of the idea or problem. First step is sender को अपने आइडिया या प्रॉब्लम का क्लियर परसेप्शन होना चाहिए। अगर सेंडर को क्लियरली पता होगा कि क्या कम्युनिकेट करना है, तभी वो इफेक्टिवली उसे कन्वे कर पाएगा। देन पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स इन्वॉल्व। कम्युनिकेशन से पहले अगर सेंडर दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करे तो उनसे न्यू आइडियाज या सजेशंस मिलती हैं। इससे क्लैरिटी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। डिस्कशन से मैसेज और भी रिफाइन हो जाता है एंड कम्युनिकेशन भी क्लियर होता है। अनदर इज ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। इस स्टेप में सेंडर को डिसाइड करना होता है कि क्या कम्युनिकेट करना है, किससे और कब करना है। इस प्रोसेस में मैसेज को एनकोड किया जाता है जिसमें सेंडर वर्ड्स, सिंबल्स या जेस्चर सिलेक्ट कर सकता है। फिर वो मैसेज सेंड करने के लिए राइट मीडियम को चूज करता है, जैसे ओरल या रिटन फॉर्मेट, जो भी ऑडियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट हो। द नेक्स्ट स्टेप इज मोटिवेटिंग द रिसीवर। सिर्फ मैसेज सेंड करना काफी नहीं होता गाइस, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। इसमें सेंडर को इंश्योर करना होता है कि रिसीवर उस मैसेज को समझे और उस पर एक्शन ले। मैसेज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे रिसीवर मोटिवेटेड फील करे और उस मैसेज पर रिस्पॉन्स दे। लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। जब मैसेज डिलीवर हो जाता है तब सेंडर को चेक भी करना होता है कि उसका मैसेज इफेक्टिव ही था या नहीं। इवैल्यूएशन का मतलब है चेक करना कि क्या रिसीवर ने मैसेज सही से समझा और उस पर रिस्पॉन्स दिया। तो टू समराइज, क्लियर परसेप्शन होने पर मैसेज बेटर कम्युनिकेट होता है। पार्टिसिपेशन से न्यू सजेशंस एंड क्लैरिटी मिलती है। ट्रांसमिशन का ध्यान रखते हुए राइट मीडियम एंड मैसेज को एनकोड किया जाता है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है सो दैट रिसीवर एक्शन ले। फाइनली इवैल्यूएशन से कम्युनिकेशन का हम रिजल्ट चेक करते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन स्मूथ एंड इफेक्टिव हो,
जिसमें दोनों तरफ क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को अच्छे से समझना होगा सो दैट हम ये जान सकें कि कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होती है और क्लैरिटी कैसे इंश्योर होती है। ये एलिमेंट्स हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं कम्युनिकेटर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है और मैसेज सेंड करता है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे मैनेजर, सबऑर्डिनेट, क्लाइंट या कोई भी थर्ड पार्टी जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। अनदर एलिमेंट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है कि जो भी आपके मैसेज हैं, चाहे वो आइडिया है, इंफॉर्मेशन है या फैक्ट है, उसे एक सूटेबल लैंग्वेज या फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सो दैट उसे कम्युनिकेट किया जा सके। देन अनदर एलिमेंट इज मैसेज। मैसेज वो एक्चुअल कंटेंट या इंफॉर्मेशन होता है जो कम्युनिकेट किया जा रहा है। ये वर्बल हो सकता है, जैसे एक लेक्चर या कॉन्वर्सेशन, या फिर रिटन फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे एक ईमेल, मेमो या लेटर। मैसेज का पर्पस और उसकी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है सो दैट जो भी मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं वो सही से समझा जाए। नेक्स्ट एलिमेंट इज मीडियम। मीडियम वो चैनल या तरीका होता है जिससे मैसेज को डिलीवर किया जाता है, जैसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, ईमेल्स या नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे जेस्चर्स। मीडियम का राइट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्मल मैसेज के लिए ईमेल बेस्ट मीडियम हो सकता है और क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए फोन या फेस टू फेस मीडियम ज्यादा सुटेबल होता है, राइट? अनदर एलिमेंट इज डिकोडिंग। जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है उसके बाद वो मैसेज को डिकोड करता है, मींस मैसेज को समझता है। रिसीवर मैसेज को कितना डिकोड कर पाता है, मींस कितना समझ पाता है, ये उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अनदर एलिमेंट रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और उसे इंटरप्रेट करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिसीवर ओरिएंटेड होती है। इसका मतलब है कम्युनिकेशन की सक्सेस डिपेंड करती है रिसीवर की एबिलिटी पर कि वो मैसेज को समझा और उस पर रिस्पॉन्स कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट इज फीडबैक। फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है मैसेज पर। इससे सेंडर को ये पता चलता है कि मैसेज सही तरह से समझा गया या नहीं। फीडबैक इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन टू वे हो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिड्यूस हो जाए। तो टू समराइज हियर, जो हमारे एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसमें है कम्युनिकेटर, मैसेज को इनिशिएट करता है। एनकोडिंग में आइडिया को लैंग्वेज या फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। देन मैसेज एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जो कम्युनिकेट की जा रही है। फिर आता है मीडियम। मीडियम वो चैनल होता है जिससे मैसेज डिलीवर होता है। फिर होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग रिसीवर का मैसेज को समझने का प्रोसेस होता है। रिसीवर आ गया फिर एलिमेंट। रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव एंड इंटरप्रेट करता है। एंड देन द लास्ट एलिमेंट इज फीडबैक। फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही से समझा गया या नहीं। तो ये सभी एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड क्लियर हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल्स का मतलब है वो पाथ जिसके थ्रू कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करती है। कम्युनिकेशन चैनल्स को 3 फैक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। वो 3 फैक्टर्स हैं रिलेशनशिप्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड मेथड यूज्ड। इनको हम डिटेल्स में समझेंगे इन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के बेसिस पर कम्युनिकेशन के चैनल्स ऑर्गेनाइजेशन में 2 मेन टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों टाइप्स का अपना यूनिक रोल है और इनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन को। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है।
जो मैनेजमेंट सेट करता है। इसमें हायरार्की एंड अथॉरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन का फ्लो समझते हैं। फर्स्ट इज ऑफिशियल चैनल्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल से फ्लो होता है, जैसे मैसेजेस, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल के लिए एक मैनेजर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर सबॉर्डिनेट्स अपने इमीडिएट सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर होती है। देन चेन ऑफ कमांड, इसमें कम्युनिकेशन चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है। मीन्स ये वर्टिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, जैसे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। एक सुपीरियर सिर्फ अपने डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को ही ऑर्डर्स दे सकता है और एक सबॉर्डिनेट अपने डायरेक्ट सुपीरियर को ही रिपोर्ट करता है। तो ये चेन बाईपास नहीं की जा सकती है। ओके, देन अब हम समझते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर, क्लैरिटी एंड सीरियसनेस मेंटेन होती है। ये इंश्योर करता है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में शेयर हो। अब इसमें भी कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओके, सो इसके चैलेंजेस क्या हैं? इस तरह का कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो हो सकता है, स्पेशली जब मैसेज को काफी लेवल्स ऑफ हायरार्की से पास होना पड़ता है। इसमें डिस्टॉर्शन का भी रिस्क होता है जब मैसेज मल्टीपल लेयर से ट्रेवल करता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑब्वियसली क्रिएट कर सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में सोशल इंटरैक्शंस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होता है। ये ऑफिशियल हायरार्की या फॉर्मल चैनल्स को फॉलो नहीं करता। अब इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है? सोशल इंटरैक्शन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेचुरली होता है जब लोग सोशल इंटरैक्ट करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट से वर्क रिलेटेड या पर्सनल टॉपिक्स को ब्रेक्स में या मीटिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। देन ग्रेप वाइन, इस टाइप के कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहा जाता है बिकॉज ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और अलग अलग लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन मूव कर सकती है विदाउट एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, देन रैपिड स्प्रेड, इस तरह इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत फास्ट स्प्रेड होती है एज कंपेयर टू फॉर्मल चैनल्स। लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होती बिकॉज कभी कभी र्यूमर्स या इनकम्प्लीट फैक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के चैलेंजेस को समझते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड एंड इनफॉर्मल नेचर की वजह से कभी कभी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स स्प्रेड हो सकती हैं। अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाए या र्यूमर्स स्प्रेड हो जाएं तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे वर्क प्लेस में टेंशन भी हो सकती है। तो इस कम्युनिकेशन को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता, राइट? अब इसके एडवांटेजेस भी समझते हैं। मैनेजमेंट इससे क्विक फीडबैक गैदर कर सकती है और ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में इससे हेल्प मिलती है। तो कंक्लूजन ये है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स दोनों ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। जहां फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इंश्योर करता है, वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से सोशल कनेक्शंस बनते हैं एंड इंफॉर्मेशन फास्ट एक्सचेंज होती है। दोनों चैनल्स को समझना जरूरी है सो दैट कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। अब हम सेकेंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे, जो बेस्ड है ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो के डायरेक्शन के बेसिस पर कम्युनिकेशन चैनल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल और लेटरल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन की। ये कम्युनिकेशन तब होता है जब लोग ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल के बीच कम्युनिकेशन, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के बीच कम्युनिकेशन, मैनेजर एंड उसके सबॉर्डिनेट के बीच कम्युनिकेशन। तो ये सब वर्टिकल कम्युनिकेशंस हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? इसमें मैसेजेस हायर लेवल
मीन्स मैनेजर से सबॉर्डिनेट्स तक फ्लो करते हैं, जैसे एक मैनेजर अपनी टीम को ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस देता है, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। टॉप मैनेजमेंट भी डायरेक्टिव्स इशू करती है जो हायरार्की के थ्रू लोअर लेवल तक पहुंचते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन दो तरह की फॉर्म्स की हो सकती है, वर्बल या फिर रिटन। वर्बल मैसेजेस मींस डायरेक्ट ऑर्डर्स या गाइडलाइंस की फॉर्म में मीटिंग्स में दिए जाते हैं। रिटन मटेरियल्स जो इंफॉर्मेशन पास करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि नोटिसेस या सर्कुलर्स, मेमोरेंडम, बुलेटिन्स एंड हैंडबुक्स। तो इसका पर्पस ये है कि एम्प्लॉयज को उनके टास्क, कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्लियरली समझ में आए। तो ये तो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। देन अनदर इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल की तरफ फ्लो करता है, मींस लोअर लेवल एम्प्लॉय से हायर लेवल मैनेजर्स तक। फॉर एग्जांपल, जब एक एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता है या एक मैनेजर अपनी सीनियर मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, तो वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हायर लेवल को इससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, फीडबैक, ओपिनियंस एंड सजेशंस मिलते हैं। इससे एम्प्लॉयज अपनी कंप्लेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट्स भी प्रपोज कर सकते हैं जो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, ये था वर्टिकल कम्युनिकेशन। देन अनदर इज हॉरिजेंटल और लेटरल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन सेम लेवल के इंडिविजुअल्स के बीच होता है, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट में हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का मेन एस्पेक्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन से कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इजी होता है, स्पेशली जब एम्प्लॉयज के टास्क इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर्स के बीच कंटिन्यूस कम्युनिकेशन जरूरी है सो दैट उनकी एक्टिविटीज अलाइन हो एंड ऑपरेशन स्मूथली रन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्शन मैनेजर अगर टाइमलाइन डिस्कस करता है एक सेल्स मैनेजर के साथ, या टीम मेंबर्स अगर किसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करते हैं, तो ये एक हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। नाउ थर्ड आती है हमारी डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन तब होता है जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल्स के बीच। ये कम्युनिकेशन थोड़ा अनकॉमन है एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट एनालिसिस के लिए, तो वो सेल्स मैनेजर की जगह डायरेक्टली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रिपोर्ट्स रिक्वेस्ट कर सकता है। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बिकॉज अननेसेसरी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को हम बाईपास कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं किया जा सकता, उसमें चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना ही पड़ता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। कम्युनिकेशन के इन सभी चैनल्स को समझना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। हर चैनल का अपना एक डिफरेंट पर्पस होता है जो इंफॉर्मेशन फ्लो को फैसिलिटेट करता है, कोलैबोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग को एनहेंस करता है। नाउ थर्ड इज बेस्ड ऑन मेथड्स यूज्ड। ओके, सो थर्ड हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो मेथड यूज्ड पर बेस्ड होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो भी मेथड्स यूज किए जाते हैं उनके बेसिस पर हम उन मेथड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल, रिटन एंड जेस्चर्स। तो सबसे पहले आती है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। इस मेथड में मैसेजेस या इंफॉर्मेशन को ओरली यानी बोलकर ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, जैसे कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज या मीटिंग्स में। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत ही फास्ट मेथड है और दूसरा आप सामने वाले का रिएक्शन भी देख सकते हो। ये इकोनॉमिकल होता है बिकॉज टाइम एंड कॉस्ट दोनों इसमें सेव होते हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप लार्ज ग्रुप को एड्रेस करते हैं या फिर कम्युनिकेटर एंड रिसीवर के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, देन इन केसेस में वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। वर्बल कम्युनिकेशन का कोई परमानेंट रिकॉर्ड भी क्रिएट नहीं होता, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ये सूटेबल नहीं है। देन रिटन कम्युनिकेशन
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कन्वे की जाती है, जैसे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट्स या बुलेटिन्स। इसका एडवांटेज ये है कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट करता है जो फ्यूचर में वेरीफाई एंड क्लैरिफाई करने के काम आता है। ये लार्ज ऑडियंसेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। वो ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड पर्सनल टच इसमें मिस हो जाता है, बिकॉज ये कंप्लीटली फॉर्मल होता है। और अगर सीक्रेसी चाहिए तो इसमें रिकॉर्ड्स का एक्सेसिबल होना एक प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ द थर्ड इज जेस्चरल कम्युनिकेशन। जेस्चरल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स का यूज होता है टू सपोर्ट वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन। जैसे एक लीडर अगर मीटिंग में बात कर रहा है तो वो जेस्चर्स का यूज करके अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट के बैक पर सपोर्टिव पैट देता है तो ये एक अप्रिशिएशन साइन है जो उस एम्प्लॉय के मोरल एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कम्युनिकेशन के इन सभी मेथड से, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो, जेस्चर्स हो, इन सभी मेथड से हम ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरेक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को ज्यादा क्लियर एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। Now our next topic is importance of communication. So now let's understand कि communication क्यों important है किसी भी organization के लिए। Not even organization, अगर हम अपने personal life की बात करें उसमें भी communication का एक important role है। तो communication से ही एक organization smoothly and efficiently function कर सकती है। ये एक backbone की तरह काम करता है जो सारी managerial functions को successful बनाता है। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस के कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सपोर्ट्स मैनेजरियल फंक्शंस। टॉप मैनेजमेंट को इफेक्टिव प्लानिंग के लिए टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए उन प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को एम्प्लॉयज तक क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तभी एम्प्लॉयज अपने रोल्स, टास्क एंड अथॉरिटी को अच्छे से समझ पाते हैं। मैनेजर्स और उनकी टीम्स के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन से गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है और फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है ताकि मैनेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर कर सकें। अनदर वन इज इम्प्रूव्स जॉब एफिशिएंसी। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है देन आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस इजीली समझ में आते हैं। इससे कोऑपरेशन इंप्रूव होता है और जॉब परफॉर्मेंस भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एक्चुअली अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी भी डायरेक्टली इंप्रूव होगी, राइट? अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज इट एनहेंसेस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम से एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर्स तक पहुंचती है जिससे बेटर डिसीजंस लेने में उनको हेल्प मिलती है। अनदर वन इज एनेबल्स डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी का ट्रांसफर करना। क्लियर कम्युनिकेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिमिट्स पता होने चाहिए जो प्रॉपर कम्युनिकेशन से ही क्लियर हो सकते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंस इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए कम्युनिकेशन का फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों तरीकों से होना चाहिए ताकि सभी लेवल साथ मिलकर काम कर सकें। The next is builds morale and understanding. Good communication से employees के एटीट्यूड्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है एंड उनके मोरल को बिल्ड किया जा सकता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी रिड्यूस करता है और मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच एक हार्मनी के रिलेशन को प्रमोट करता है। तो टू कंक्लूड, कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है। ये एंश्योर करता है कि सारे मैनेजरियल फंक्शंस इफेक्टिवली कैरी आउट हो, जॉब परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो
एंड कोऑर्डिनेशन के साथ एम्प्लॉय मोरल भी बूस्ट हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सेंडर जो मैसेज सेंड करता है उस मैसेज को रिसीवर क्लियरली समझे, उसे एक्सेप्ट करे और उस पर एक्शन ले, जैसे कि सेंडर ने सोचा है वैसे ही रेस्पॉन्स वो रिसीवर से चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को ब्लॉक या डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो हम उन कॉमन बैरियर्स को समझेंगे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ब्लॉक या डिस्टॉर्ट करते हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेयर्स या लेवल्स हैं, तो जब एक मैसेज इन लेवल से पास ऑन होता है तो उसमें डिस्टॉर्शन आ सकती है, या कभी कभी मैसेज किसी एक लेवल पर स्टॉप हो सकता है। ये प्रॉब्लम ज्यादातर अपवर्ड कम्युनिकेशन में आती है, जहां सबऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन को चेंज या विदहोल्ड कर सकते हैं सो दैट उनके मैनेजर का इमेज सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैसेज मैनेजर के परफॉर्मेंस को नेगेटिव लाइट में दिखाता है तो वो मैसेज को चेंज करके भेज सकते हैं। इस तरह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में भी इंटरमीडिएट मैनेजर्स मैसेज को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को फिल्टरिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट बैरियर इज लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज भी एक मेजर बैरियर हो सकता है। जब सेंडर और रिसीवर का एजुकेशनल या कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं तो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कभी कभी सेंडर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या जार्गन यूज करता है जो रिसीवर को प्रॉपरली समझ नहीं आता। सेंडर एंड रिसीवर के लिए एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इस प्रॉब्लम को सिमेंटिक्स कहते हैं, जहां इंटेंडेड मीनिंग खत्म हो जाता है या गलत समझा जाता है। नेक्स्ट है स्टेटस बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस या पोजीशन का डिफरेंस भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबऑर्डिनेट्स कभी कभी हेसिटेट करते हैं बैड न्यूज या ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने में जो उनके या उनके परफॉर्मेंस के बारे में नेगेटिव हो। वो इंफॉर्मेशन को सप्रेस या मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट उनके सुपीरियर्स खुश रहें। तो इसी तरह सुपीरियर्स भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर सकते हैं अगर वो उनके एबिलिटीज या डिसीजंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हो। तो ये बैरियर पावर डायनेमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्किकल पोजीशन से अराइज होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्टेंस बैरियर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में सेंडर एंड रिसीवर के बीच फिजिकल डिस्टेंस भी एक ऑब्स्टेकल बन सकता है। अगर सेंडर एंड रिसीवर के वर्क प्लेस में डिस्टेंस होता है तो सेंडर के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि रिसीवर को मैसेज प्रॉपरली समझ आया या नहीं, या रिसीवर ने उस पर एक्शन लिया या नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने की वजह से रिस्पांस में डिले हो सकता है, मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, या असेसमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। देन वी हैव इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशंस एंड एटीट्यूड्स का कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब लोग अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस या इमोशनल अटैचमेंट्स होल्ड करते हैं तो वो उन मैसेजेस को रिजेक्ट या गलत समझ सकते हैं, बिकॉज वो मैसेज उनके बिलीफ से मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैसेज किसी के एग्जिस्टिंग एटीट्यूड या एजम्पशन को चैलेंज करता है तो वो उस मैसेज को रेजिस्ट या रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर सेंडर स्ट्रेस में है या किसी टॉपिक के बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है तो वो मैसेज को अनइंटेंशनली डिस्टॉर्ट कर सकता है, राइट। अगर इंडिविजुअल्स के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का लैक हो, इस केस में साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर सबऑर्डिनेट्स को अपने सुपीरियर पर ट्रस्ट है तो वो ज्यादातर मैसेजेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर उनका सुपीरियर का इमेज उनकी नज़र में अनफेवरेबल है तो वो मैसेज को रेजिस्ट या मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो इमेज है ये टाइम के साथ इंटरेक्शन से क्रिएट होता है, और अगर कोई कम्युनिकेशन चेंज प्रपोज करता है तो लोग कभी कभी फियर ऑफ द अननोन या अनसर्टेनिटी की वजह से रेजिस्ट करते हैं चेंज को। लोग अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन्स या कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं, राइट। तो टू कंक्लूड, कम्युनिकेशन बैरियर्स अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज,
स्टेटस डिफरेंसेस, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल या साइकोलॉजिकल इश्यूज, इन बैरियर्स को समझना और एड्रेस करना ज़रूरी है सो दैट कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके एंड मैसेजेस इफेक्टिवली डिलीवर हों, क्लियरली समझे जा सके एंड उन पर एक्शन भी लिया जा सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। So let's understand these principles. First is clarity of the idea. कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले सेंडर को ये क्लियर होना चाहिए कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। अगर आइडिया क्लियर नहीं होगा तो मैसेज एम्बिग्यूअस या कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए सेंडर को पहले खुद अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए सो दैट वो अपने मैसेज को सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कम्युनिकेट कर सके। देन सेकंड इज पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे इंफॉर्मेशन देना, परसुएट करना, मोटिवेट करना या फीडबैक लेना। जब सेंडर को अपने पर्पस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल, लैंग्वेज या मीडियम जैसे फेस टू फेस, ईमेल, फोन कॉल अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर परसुएशन का गोल है तो परसुएसिव टेक्निक्स एंड इमोशनल अपील यूज करनी पड़ेगी, राइट? देन अनदर प्रिंसिपल इज बियॉन्ड वर्ड्स। सिर्फ वर्ड से ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती। एनवायरमेंट, टाइमिंग एंड फिजिकल सेटिंग भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैसेज भेजने का टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे किसी मीटिंग के बीच में, तो वो मैसेज सही से समझा नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा एनवायरनमेंट एंड टाइमिंग को कंसिडर करना चाहिए। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो कम्युनिकेशन ज्यादा ओपन एंड इफेक्टिव होगा। अनदर इज कंसल्टेशन। मैसेज भेजने से पहले अगर सेंडर अपने कलीग्स या एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेता है तो वो मैसेज और भी क्लियर एंड रिफाइंड बन जाता है। कंसल्टेशन से सेंडर को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं जो मैसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस मैसेज को ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करती है, बिकॉज जब हम अपने ही आइडियाज पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हम बायस भी हो सकते हैं। अनदर इज रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट ज्यादातर रिसीवर के एटीट्यूड एंड परसेप्शन पर डिपेंड करता है। अगर सेंडर ये समझ सके कि रिसीवर किस तरीके से मैसेज को परसीव करेगा तो वो अपने मैसेज को उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग टेलर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंडर को ये पता हो कि रिसीवर स्केप्टिकल या डाउटफुल हो सकता है तो वो मैसेज में क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड प्रूफ्स इंक्लूड कर सकता है ताकि रिसीवर मैसेज को इजीली एक्सेप्ट कर सके, राइट? देन वैल्यू टू रिसीवर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब मैसेज रिसीवर के लिए वैल्यूएबल हो। अगर मैसेज रिसीवर की नीड्स, इंटरेस्ट या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है तो रिसीवर उस मैसेज को सीरियसली लेगा। जैसे अगर एक मैनेजर अपनी टीम को मैसेज देता है जो उनके काम को इम्प्रूव कर सकता है या उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है तो वो ज्यादा अटेंटिव होंगे एंड मैसेज को डेफिनेटली पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एनकरेजिंग फीडबैक। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंडर एंड रिसीवर के बीच टू वे इंटरेक्शन होता है। इसलिए फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेंडर रिसीवर को अपने रिएक्शंस या ओपिनियंस एक्सप्रेस करने का चांस देता है तो सेंडर को ये समझने में हेल्प मिलती है कि मैसेज सही तरीके से समझा गया है या नहीं। फीडबैक से सेंडर को अपने मैसेज में इंप्रूवमेंट्स करने का भी चांस मिलता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं हमें इमीडिएट इश्यूज एड्रेस करते वक्त ये इंश्योर करना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ कंसिस्टेंट हो। अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए सो दैट लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सके। अनदर वन इज एक्शंस स्पीक लाउडर।
कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल या रिटन मैसेजेस तक लिमिटेड नहीं होती, एक्शंस भी बहुत पावरफुल होते हैं। जब कम्युनिकेटर अपने वर्ड्स के साथ एक्शंस को अलाइन करता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीडर मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि सब पंचुअल रहें, लेकिन वो खुद पंचुअल नहीं है, तो उसके कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। एक्शंस क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हैं, इसलिए कम्युनिकेटर को अपने एक्शन से भी मैसेज को रीइंफोर्स करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर। सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने मैसेज को क्लियरली कन्वे करे, बल्कि उसे ये भी इंश्योर करना है कि रिसीवर ने मैसेज को समझा है या नहीं। इसके लिए सेंडर को एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी और रिसीवर के रिएक्शंस को नोटिस करना पड़ेगा। अगर रिसीवर कंफ्यूज लगता है या मैसेज से एग्री नहीं कर रहा, तो सेंडर को क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए या मैसेज को सिंप्लीफाई करना चाहिए। सो टू कंक्लूड ऑल दिस प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपनी कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव, क्लियर एंड वैल्यूएबल बना सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स सेंडर को गाइड करते हैं कि कैसे मैसेज को समझा जाए, रिसीवर के व्यू पॉइंट को समझा जाए और फीडबैक को यूज करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस किया जाए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में एनहेंस करने में, इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब ज्यादा हो जाता है तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकती है, इसलिए मैनेजर्स को इंश्योर करना चाहिए कि मैसेजेस प्रॉपरली प्रायोरिटाइज किए जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी मैसेजेस पर फोकस करना चाहिए ताकि असेंशियल इंफॉर्मेशन मिस ना हो। जब भी पॉसिबल हो, इनकमिंग मैसेजेस को कंसाइज करके समझना चाहिए। सेकेंड इज फीडबैक। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होती है जब सेंडर को रिसीवर से फीडबैक मिलता है। ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज सेंड किया गया है वो रिसीवर ने सही से समझा और उस पर एक्शन लिया। टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज सेंडर को रिसीवर से कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो तो कभी कभी कंफ्यूजन रह सकता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ द मैसेज। मैसेज की लैंग्वेज क्लियर एंड सिंपल होनी चाहिए। सेंडर को सोचना चाहिए कि क्या रिसीवर उस लैंग्वेज को इजीली समझ पाएगा, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट या वेग आइडियाज को अवॉइड करना चाहिए। सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिड्यूस करती है। अगर ओरली कम्युनिकेट कर रही हैं तो रिटन वर्जन भी देना हेल्पफुल होता है सो दैट क्लैरिटी एंड रिटेंशन हो सके। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग केयरफुली। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, तो इफेक्टिव लिसनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब सेंडर बोल रहा है तो रिसीवर को एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, 100% फोकस देना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने चाहिए और ज़रूरत पड़े तो क्लैरिफिकेशन भी पूछना चाहिए। इसी तरह सेंडर को भी रिसीवर की क्वेरीज एक्टिवली सुननी चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज रिस्ट्रेंट ओवर इमोशन। इमोशंस जब हाई होती हैं तो वो कम्युनिकेशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। अगर किसी तरह का इमोशनल स्ट्रेस है तो कम्युनिकेशन को डिले करना या थोड़ा कामली अप्रोच करना बेटर होता है। इससे मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क रिड्यूस हो जाता है एंड रिस्पॉन्स ज़्यादा कंपोज्ड होता है। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल साइंस ऑफ कंप्लायंस। जब मैसेज वर्बली कम्युनिकेट होता है तो ज़रूरी नहीं कि एक्शन उसके अकॉर्डिंग हो। सेंडर को रिसीवर के एक्शंस को ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सके कि रिसीवर ने मैसेज को सही से समझा है और फॉलो भी किया है। देन अनदर वन इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब सेंडर एंड रिसीवर के बीच ट्रस्ट एंड फेथ हो। ये ट्रस्ट ऑनेस्टी एंड ओपननेस से बिल्ड होता है। मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स को आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए ताकि वो फ्रीली सजेशंस या फीडबैक्स दे सकें विदाउट एनी फियर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करें तो कम्युनिकेशन क्लियर, इफेक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड हो जाती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट भी बेटर होता है एंड कोऑपरेशन बिल्ड होता है। Now our next topic is coordination. So now we will learn about coordination in an organization.
कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना, उन्हें सिंक्रोनाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर होता है ना, जो सब म्यूजिशियंस को लीड करता है ताकि हारमोनियस म्यूजिक बन सके, वैसे ही एक बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब एक साथ एज अ टीम काम करें एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी होता है। ये इंश्योर करता है कि सब एक्टिविटीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सब एफर्ट्स अलाइन हो एक कॉमन गोल के लिए। सिंपल टर्म्स में कोऑर्डिनेशन का मतलब है डिफरेंट एक्टिविटीज को अलाइन करना करेक्ट अमाउंट, टाइमिंग एंड क्वालिटी के साथ, सो दैट एफिशिएंटली गोल्स को अचीव किया जा सके। कुछ थिंकर्स ने कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन दी है वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रेक, कोऑर्डिनेशन का मतलब है टीम को एक साथ रखना एंड टास्क को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना सो दैट टीम में हार्मनी रहे। एंड अकॉर्डिंग टू मैकफार्लेन, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें लीडर ग्रुप एफर्ट्स को स्मूथ बनाकर यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करते हैं ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। अकॉर्डिंग टू हैमन, कोऑर्डिनेशन मीन्स एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना ताकि करेक्ट टाइमिंग, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ वर्क हो एंड एंटरप्राइजेस के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे डिफरेंट एक्टिविटीज को अलाइन किया जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब हम कुछ की पॉइंट्स कोऑर्डिनेशन के समझते हैं। फर्स्ट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन एम्फसाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिसोर्सेज का कलेक्शन नहीं होता, जैसे कि मैन, मनी, मशीन्स एंड मटेरियल्स। इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ता है। सबऑर्डिनेट्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना जरूरी है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। ये कोऑर्डिनेशन का एक मेन एस्पेक्ट है। अनदर इज यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक रोल होता है और उनका काम दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट करता है। जैसे एक एम्प्लॉय का टास्क डायरेक्टली दूसरे एम्प्लॉय के टास्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक मैनेजर ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स सिंक हों ताकि सब मेंबर्स एक ही गोल के लिए काम करें। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स पर फोकस करता है, ना कि इंडिविजुअल टास्क पर, बिकॉज ये सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक साथ एज अ टीम वर्क देखता है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अनदर इज परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। हर एम्प्लॉय का अपना गोल, बिलीफ एंड वैल्यूज होती हैं और वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को वर्क प्लेस में अचीव करना चाहता है, लेकिन पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करना जरूरी है। अगर पर्सनल गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन होंगे तभी एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है और गाइड करता है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स को एक कॉमन पर्पस की तरफ। मैनेजर्स का काम होता है कि एम्प्लॉयज को परसुएट करें ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के बिगर गोल्स के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम टास्क नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो बिजनेस के स्टार्ट से लेकर उसके ऑपरेशंस तक चलता रहता है। एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स इवॉल्व होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कांस्टेंट रहता है। ये इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन मेंटेन रहे एंड सभी एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में हो। ये कंटिन्यूस नेचर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक पर रखता है और चेंजेस के साथ अडेप्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजर्स को इंश्योर करना होता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स के एफर्ट्स अलाइंड हों ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। अगर मैनेजर्स इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते तो स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी ड्यूटी हर मैनेजर की है कि वो अपनी टीम के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करे सो दैट स्मूथ ऑपरेशंस एंड सक्सेस अचीव हो सके। सो टू कंक्लूड, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। ये यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स को कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की डायरेक्शन में अलाइन करता है।
ये एक कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है जिस पर मैनेजर्स को फोकस करना पड़ता है ताकि सभी टास्क हार्मनी के साथ, प्रॉपर टाइमिंग एंड क्वालिटी के साथ कंप्लीट हों। इससे मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली ऑपरेट करे और अपने गोल्स अचीव करे। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट्स को हार्मोनाइज करते हैं ताकि सभी एफर्ट्स अलाइन हो एंड ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपने गोल्स को अचीव कर सके। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को समझना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिकंसिलिएशन ऑफ गोल्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स अलग होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए लेकिन एम्प्लॉयज को प्रमोशन एंड ग्रोथ। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन किया जाए ताकि सब एक साथ स्मूथली एज अ टीम साथ मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टोटल अचीवमेंट ऑफ गोल्स। जब इंडिविजुअल्स अपना अपना काम करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो कोऑर्डिनेशन से सब साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके कंबाइंड एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। ये सब क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू पॉसिबल होता है जिससे सबको पता होता है कि क्या काम करना है। अनदर इज हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। कोऑर्डिनेशन से इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच हेल्दी रिलेशनशिप्स क्रिएट होती हैं। जब एम्प्लॉयज देखते हैं कि उनका काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा है तो उनका मोरल बूस्ट होता है और ये कोऑर्डिनेशन लाइन एंड स्टाफ पर्सनल के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है जिससे बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना है, यानी एक्टिविटीज को सिंक करना, वेस्ट रिड्यूस करना एंड टाइम एंड रिसोर्सेज सेव करना। इससे डिलेज रिड्यूस होते हैं, रिजेक्शंस रिड्यूस होते हैं एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सो इन सारे ऑब्जेक्टिव से ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करे, गोल्स अचीव हो एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो। और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट गाइड्स बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। आई रियली नीड योर सपोर्ट। इफ यू गाइज विल स्प्रेड इट टू अदर स्टूडेंट्स जिनको इसकी ज़रूरत है तभी मैं बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगी। सो आई एम पुटिंग माई हार्ड वर्क, सो प्लीज सपोर्ट मी इन रिटर्न एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन so that you will not miss out on any future notifications. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।